हाय पीपल, आई एम तृप्ति एंड आज का ये जो वीडियो रहेगा वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रहेगा सो दैट कि कोई भी अगर जो अभी न्यू आया है इस अकाउंटेंसी फील्ड से अपना नाता जोड़ने वो इजीली समझ सके कि अकाउंटेंसी क्या है एक्चुअली। ओके, सो अगर आज का स्टार्ट करते हैं बेसिकली अकाउंटेंसी के बारे में हम बात करते हैं। तो टू बिगिन विद, अकाउंटेंसी बहुत नॉर्मल चीज़ है जो हम अपने डेली डे टू डे लाइफ में रोज़ देखते हैं। एंड फर्स्ट एग्जाम्पल आता है हमारी मदर्स जैसे रोज़ अकाउंटेंसी से डीलिंग करती है। तो बेसिकली इफ़ अगर हम कहते हैं कि हमारी मम्मा ग्रॉसरी शॉप पर जाती है और वहाँ जाकर ग्रॉसरी का जो लिस्ट रहता है, सामानों की जो लिस्ट उन्होंने बनाई रहती है, उससे वो परचेजिंग करती है। तो वो परचेजिंग कर कर जो वो पैसे वापस लेकर आती है उन सब में वो अकाउंटेंसी कहीं ना कहीं यूज़ करती हैं। सो टू बिगिन विद, जब मम्मा जाती है सामान लेने तो सबसे पहले जो लिस्ट बनती है वो उस बेसिस पे बनती है कि घर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, घर में उनको क्या क्या ज़रूरत है। उसके बाद वो देखती है कि उनके पास घर में उन सामानों को परचेज करने के लिए कितना मनी अवेलेबल है। तो बेसिकली सबसे पहले वो ये देखती है कि रिक्वायरमेंट कितनी है, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हम मदर प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो पहले वो देखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स कि उनको कौन से प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। फिर उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ें जैसे कि मुझे दाल चाहिए या कुछ भी चाहिए, वो उन्होंने लिस्ट बना ली। एंड आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट शील सी कि कितना उनके पास फंड और मनी अवेलेबल है, रुपीज़ में कितना उनके पास फंड या मनी अवेलेबल है। और जब उनको फिर ये पता चल जाएगा कि हाँ इतने रुपीज़ मेरे पास अवेलेबल हैं, उसके बाद वो प्रॉपर एनालाइज करके ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स है इनकी कितनी क्वांटिटी मंगवानी है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, क्वांटिटी और लाइक अमाउंट जो इन्वेस्टमेंट होगा, क्वांटिटी जितनी मंगवाएंगे उसके बेसिस पे ही अमाउंट इन्वेस्ट होगा। तो उनको ये पता चलेगा कि उनको उस प्रोडक्ट पर कितना जो उनके पास मनी अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग वो कितना अमाउंट मंगवा सकती हैं। फिर उसके बाद मान लो वो शॉप पर गई, उन्होंने परचेज कर ली चीज़ें, ठीक है। अब उसके बाद वो ये देखेंगी कि जैसे उनके पास मान लो 1000 रुपीज़ थे, उसमें से उनका 800 रुपीज़ का सामान आ गया। जो 200 रुपीज़ बैलेंस बचा, जो ₹200 बैलेंस बचा, वो कैसे कैलकुलेट कर रही है। वो ये देख रही है कि मेरे पास टोटल 1000 रुपीज़ थे, उसमें से मैंने 800 रुपीज़ का सामान परचेज कर लिया, तो मेरे पास 200 रुपीज़ का बैलेंस बचा। तो बेसिकली उनके पास इतना अमाउंट फिर बैलेंस में बच गया। तो उनको कैसे पता चला, एक तरीके से उन्होंने शॉर्ट वे में अकाउंटिंग रूल्स का ही यूज़ किया, अकाउंटेंसी का ही यूज़ किया। लाइक उनके पास जितने पैसे थे, अगर मैं आपको थोड़ा आगे की तरफ से बताऊँ, मतलब उनके पास कितना अमाउंट क्रेडिट था। अगर हम किसी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो उनके पास इतना इनकम, उनके पास इतना बैलेंस अवेलेबल था, उसमें से उन्होंने इतना एक्सपेंस खर्चा कर दिया, तो ये डेबिट हो गया। तो उनके पास इतना रुपीज़ का बैलेंस बचा, ठीक है। अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पर्पज़ से सोचते हैं तो, और अगर वैसे कैश के पर्पज़ से सोचते हैं तो उनके पास इतना कैश का बैलेंस बचा था, इतना उन्होंने कैश यूज़ कर लिया, इतना फिर कैश का बैलेंस बच गया, ठीक है। और बाकी इसमें जो डेबिट क्रेडिट का सीन रहेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सो बेसिक ये चीज़ हो गई कि जो मदर्स हैं वो जब अकाउंटेंसी यूज़ करती है नॉर्मल डे टू डे में, तो ऑब्वियसली हर एक छोटी सी चीज़ से लेकर हर चीज़ में अकाउंटेंसी का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज के टाइम पर तो जहाँ हर चीज़ इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से या इतनी ज़्यादा हो गई है, तो अकाउंटेंसी हमारे हर चीज़ में यूज़ होती है, ठीक है। बट ये हो जाता है कि अब जब हम अकाउंटेंसी में करने जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी फॉर्मल हो जाती हैं, फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटिंग अकाउंट्स, नॉट लाइक मदर्स। वो लोग अपना अलग तरीके से अकाउंटेंसी करती हैं, वो थोड़ा इनफॉर्मल रहता है। बट यहाँ हम फॉर्मल वेज में प्रेजेंटेशन हो जाती है अकाउंट्स की। लाइक हम P&L अकाउंट बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीजर्स होते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेसिकली ये भी है, और फिर अगर जैसे स्टूडेंट पर्पज से सोचें तो स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का फॉर्मल वे ऑफ प्रेजेंटेशन पता होना चाहिए, बिकॉज अकाउंट्स को फिर बनाना आना चाहिए, एग्जाम्स में प्रेजेंटेशन करना आना चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर इसके साथ साथ प्रेजेंटेशन के साथ साथ कुछ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी पता होने चाहिए। अब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि किसी भी चीज़ की मतलब अगर पिलर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। और बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? अगर हम उसका थोड़ा बहुत भी थ्योरी पता करेंगे तो। और थोड़ा बहुत थ्योरी इन द सेंस, अगर आज का हम बात करें, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो जैसे अकाउंटेंसी है, तो अकाउंटेंसी का वाई, क्यों पढ़ना है हमें अकाउंटेंसी और क्यों करते हैं हम अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटेंसी, क्या है अकाउंटेंसी, एंड व्हेन इज अकाउंटेंसी यूज्ड, ठीक है। तो हम 3 क्वेश्चन से डील करने वाले हैं, लाइक व्हाई, व्हाट एंड व्हेन। तो ये कॉन्सेप्ट्स का पता होना ज़रूरी है, तभी हम प्रेजेंटेशन पर्पस पर आगे जाकर बात कर पाएंगे, ठीक है। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी कंपलसरी हो जाते हैं जानना अलॉन्ग विद द प्रेजेंटेशन पार्ट। एंड इफ अगर हम आज के बेसिक से स्टार्ट करें, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आज का वाई। तो जैसे कि हमने वैसे भी बात स्टार्ट कर ही दी है कि क्यों क्यों हम अकाउंटेंसी पढ़ना ज़रूरी है और क्यों हम अकाउंटेंसी का यूज़ करते हैं। जैसे कि मदर्स, उनको अपने डेली डे टू डे नीड्स के लिए भी ग्रॉसरी की मान लो चीज़ हो गई, या वो मेड्स को पैसे देती है या घर के और दूसरे चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती है, तो उन्हें एक तरीके से फंड्स का या फिर अपने अवेलेबल चीज़ों का या फिर किस किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी है सोच कर ही कर पाती है ना, कि इस चीज़ के लिए इतने पैसे उनके पास है, तभी वो आगे इन्वेस्ट करती है। और ये चीज़ कैसे पता चलेगी? उनको बेसिक अकाउंटेंसी करनी पड़ेगी। लाइक उनको देखना पड़ेगा कि उनके पास कितने पैसे थे और कितने कितने खर्चे उनको करने हैं, और क्या वो ये खर्चे कर सकती हैं, और अगर कर सकती हैं तो उसके बाद उन्हें कितने पैसे बचेंगे, और अगर नहीं कर सकती है तो उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको हटानी चाहिए, जिससे वो जितने पैसे उनके पास अवेलेबल हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना काम कर सके, ठीक है। तो वैसे ही अगर मदर्स के अलावा हम अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव पे आ जाएं, जैसे कि बिजनेसमैन के लिए अगर हम बात करें, तो एक बिजनेसमैन के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है मनी का लेन देन पता चलना, कि मतलब उसको कितना अमाउंट है उसके पास बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, लाइक कैपिटल कितना है उसके पास, कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकता है, किन कौन कौन से लाइबिलिटीज़ हैं उसके जो उसको पे करने हैं, मतलब किन लोगों से उन्होंने उधार लिया हुआ है जो आगे पे ऑफ करने हैं उसको। लाइक परचेज करते वक्त किसी से उधार ले लिया, जो क्रेडिटर है उससे उधार ले लिया किसी इंसान से XYZ से, तो उसको आगे जाके पे करना होगा, तो वो उसकी लाइबिलिटी है। वैसे ही उसके डेटर्स, मतलब अगर वो किसी चीज़ का बिजनेस कर रहा है, मान लो कपड़ों का बिजनेस कर रहा है, उसने किसी को कपड़े बेचे लेकिन उसके पैसे अभी आने बाकी हैं, तो वो जो अमाउंट उसको रिसीविंग अमाउंट है उसका, वो कितना है, रिसीविंग अमाउंट कितना है। और आगे जाकर बेसिकली एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है, जिससे आगे जाकर टैक्स असेसमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जिससे आगे जाकर। और ऊपर से फिर आजकल वैसे भी एक सिस्टमैटिक और एक कंप्लीट रिकॉर्डिंग बनाने के लिए हर किसी को अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी ही है। और इन सब रीजंस की वजह से हम बेसिकली अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। और बहुत सिंपल होता है, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होता है, अगर हम ये सोच के चले कि अगर हमारे पास मतलब बेसिकली अपने बिजनेस के बारे में सोच के चले कि अगर मेरा ये काम होता और मेरे पास ये चीज़ें होती, तो मैं इसको किस तरह से लेके चलता। फॉर्मेट्स होंगे जो फॉर्मल तरीके के, वो आपको याद करने पड़ेंगे कि कोई चीज़ अगर डेबिट में है तो डेबिट में ही क्यों है, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही क्यों है। तो वो बेसिक चीज़ें हमें हर चीज़ में करनी ही पड़ती है, क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें इतनी बार रिपीट हो चुकी होंगी कि आप लोगों को याद हो चुकी होंगी कि डेबिट अगर मान लो कैश है, तो कैश जो है वो डेबिट ही क्यों होगा बैलेंस शीट में, वो क्रेडिट मतलब अगर कैश अकाउंट हम बनाते हैं बेसिकली, तो वो कैश जो है वो डेबिट में ही क्यों आएगा, क्रेडिट से क्यों नहीं स्टार्ट होता। कोई लाइबिलिटी है तो वो अगर मान लो
क्रेडिटर्स है, तो अगर क्रेडिटर्स का अकाउंट बन रहा है तो वो लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स साइड से ही क्यों बिगिन होगी उसका बैलेंस, और डेबिटर्स साइड जो डेटर्स है वो डेबिट साइड से ही क्यों स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आगे प्रोसीजर होता जाएगा वो इजीली समझ में आती जाएंगी। और अब अगर हम आगे बढ़े एज अ बिजनेसमैन भी वही सारी चीज़ें जैसे जो मदर्स के लिए है कि कितना फंड अवेलेबल है और कितना फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, अवेलेबल टू इन्वेस्ट, और इसके साथ असेसमेंट हो ही गया। और इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर किसी को अपनी पता करनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, कितना प्रॉफिट है बिजनेस से, कितना प्रॉफिट नहीं है। और आगे जाके बड़े लेवल पर रेशियोज फाइंड आउट करनी पड़ती है जिससे आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस पता चलता है कि आपकी बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो टाइम टू टाइम आती रहेंगी कि क्यों अकाउंटेंसी हमें करनी होती है। ठीक है, तो लेमन लैंग्वेज में अगर बोले तो अकाउंटेंसी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे घर से ही शुरू हो जाती है। और हम मतलब डेली अपने आंखों के सामने, इनफैक्ट हम खुद भी, मान लो हमें पेरेंट्स से 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिली है तो हम ये देखते हैं कि इस मंथ में हमें 100 रुपीज़ मिली है, नेक्स्ट मंथ में हमें फिर 100 रुपीज़ मिलेगी। मान लो अगर हमें 200 रुपीज़ का कुछ चीज़ चाहिए तो हम कोशिश करते हैं कि इस मंथ हम ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेव कर सके ताकि फिर वो मनी हम नेक्स्ट मंथ यूज़ कर सके, ताकि फिर वो 200 की जो चीज़ है उसको लेने के हम करीब आ सके। ठीक है, तो बेसिकली हम खुद ही अभी हमेशा से ही अकाउंटेंसी को यूज़ करते आए हैं। बस ये जो बिजनेसमैन करते हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं या अकाउंटेंट्स करते हैं वो उसको एक फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं जो कि आगे बहुत सारे फॉर्मल अकाउंटिंग में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और बहुत जगह पर यूज़ आती है। ठीक है, एक अच्छे तरीके से बन जाती है चीज़ें इसलिए। ठीक है, और अब अगर वॉट की बात करें तो बेसिकली अगर हम बुकिश डेफिनेशंस पे जाएं तो बुकिश डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन होती है जो है AICPA की। ठीक है, वो होते हैं हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो इन लोगों ने एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो दी हुई है जो स्टूडेंट्स को जनरली याद करनी चाहिए, एक डेफिनेशन, बिकॉज अकाउंट्स में या कहीं पे भी अगर थ्योरी का कोई आता है कॉन्सेप्ट एग्जाम में तो बेसिकली ये होता है कि थ्योरी जो है, अगर कोई डेफिनेशन वाली चीज़ है, बेसिक चीज़ है, अगर आप वो याद कर कर एग्जैक्टली लिख पाओ, थोड़ा बहुत चेंजेस तो ऑब्वियसली होंगे बट अगर आप 70 to 80% भी लिख देते हो तो बहुत हेल्पफुल होता है। और ये डेफिनेशन बहुत ईजी है, ईजिली यूज़ हो सकती है और ईजिली याद भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें, इसको याद करने के लिए तो स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो बेसिकली तो जो AICPA ने डेफिनेशन दी हुई है उस डेफिनेशन की बिगनिंग इस तरीके से है: अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions, and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof। ठीक है, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इन्होंने बोला है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, summarizing in a significant manner and in terms of money, in terms of money, money, transaction, and events which are in part of at least financial character, character and interpreting the results thereof। ठीक है, बेसिकली अगर हम उस पूरी डेफिनेशन जो AICPA ने दी हुई है अगर हम उसको ब्रेक करें, ये याद करने के पर्पज से भी बहुत सिंपल वे में है कि इजीली याद हो सकते हैं। सो अगर हम इस डेफिनेशन को ब्रेक करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने 4 पार्ट्स में ब्रेक किया है। तो फर्स्ट पार्ट है कि अकाउंटिंग जो है इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग।
रिकॉर्डिंग। तो बेसिकली फर्स्ट जो है वो रिकॉर्डिंग, जो है रिकॉर्डिंग। अब मान लो आप कहीं कुछ सामान लेने गए, ठीक है, या फिर सामान नहीं लेने गए, मान लो आपका बिजनेस है। अब हम ब्रॉड लेवल पे ही बात करते हैं कि अगर जैसे आपका बिजनेस है तो आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है। अब आपने सामान खरीदा अगर, तो आपको एक रिसिप्ट मिली होगी, एक वाउचर जैसा कुछ, एक बिल जैसा कुछ मिला होगा, ठीक है। तो बेसिकली वो जो बिल है, अब उस बिल को रिकॉर्ड करना होगा हमें, ठीक है। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी उस बिल की। अब इसमें यहाँ पर टर्म्स आ जाती है कुछ, लाइक जर्नल, लेजर, ठीक है, जर्नल लेजर ऐसे करके कुछ टर्म्स आ जाती है। और फिर उसके बाद बैलेंस शीट वगैरह, जिसके अंदर हमें ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग करते हैं। और ये जो जर्नल लेजर, बैलेंस शीट, ये सब क्या होते हैं ये हम आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। पर अभी अगर ब्रॉड सेंस में बात करें, तो अगर अकाउंटेंसी की बात करें तो एक आर्ट है किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। मतलब रिकॉर्ड हम बुक्स में ही करेंगे, जैसे अकाउंट्स की बुक्स अगर हम बना रहे हैं तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे उस चीज़ की, उसको क्लासीफाई करेंगे कि मतलब अगर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, मतलब आपने किसी से परचेज किया है आपको उसका बिल मिलेगा, आपने किसी को सेल किया है आपको उसका बिल मिलेगा, और आपने कोई जैसे बैंक से कोई ट्रांजेक्शन की है, कोई कैश विड्रॉल किया है, तो उसका आपके पास रिसिप्ट होगा, तो वो अलग चीज़ होगी। तो इतनी सारी चीज़ों को क्लासीफाई करना होगा। वो चीज़ें मिल गई आपको, वाउचर सारे बिल वगैरह मिल गए, उसके अंदर आपका परचेज का भी है, इसका भी सेल्स का भी है, सारे वाउचर्स हैं। अब उनको क्लासीफाई करना है अलग अलग अकाउंट्स में। जैसे कि परचेज अगर कुछ किया है तो वो आपका परचेज अकाउंट में चला जाएगा, सेल कुछ किया है तो वो आपका सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। तो इसी तरीके से वो सब क्लासीफाई हो जाएंगे अलग अलग अकाउंट्स में, ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद, रिकॉर्ड किया आपने, बेसिकली जर्नल में आपकी रिकॉर्डिंग हुई। जर्नल में क्या होता है, बेसिकली आपको कोई भी चीज़ मिली, आपने उसको तुरंत रिकॉर्ड किया। मतलब अगर आपने कोई चीज़ परचेज की तो आपका, अगर इतना दिमाग मत लगाना कि क्या चीज़ है, बस अभी सुनते जाओ, जो चीज़ें हैं आगे जाके क्लैरिफाई होती जाएंगी वो। तो फर्स्ट अगर हम देखें, अगर हम जर्नल की बात करें, तो जर्नल में क्या होता है, हम एंट्री बनाते हैं। तो एंट्री में क्या होता है, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं सब फॉर्मल तरीके से कि किस तरह से हमें बिजनेस में हम या फिर फॉर्मल लेवल पर चीज़ें आगे बढ़ती है। तो उसमें जो जर्नल एंट्री रहती है, तो जर्नल में हम मान लो हमने किसी से कुछ परचेज़ किया, ठीक है। तो हमने परचेज़ किया तो उसको हम डेबिट करते हैं, और पैसे गए हमारे हाथ से तो हम उसको कैश को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है, परचेज कैश क्या किया है हमने, हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने रिकॉर्डिंग कर ली, परचेज हुआ या कैश हुआ, ठीक है। अब उसके बाद क्लासीफाई करना है, तो जो परचेज होगा वो अपने परचेज अकाउंट में चला जाएगा, उसी तरह कैश जो है वो कैश अकाउंट में चला जाएगा। इससे क्लासीफाई हो गया, ठीक है। और समराइजिंग में हम क्या करते हैं, P&L बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट वगैरह या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब कुछ बन जाएगा, या ट्रायल बैलेंस, सब कुछ ये सब बनेगा, समराइज हो जाएगा कि मतलब उससे कुछ रिजल्ट निकल पाए, उस वे में समराइज हो जाएगा। जैसे कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें हमारे परचेज, सेल्स, जो भी आइटम्स आनी होंगी, उन सब के आने के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर उससे हमारा एक रिजल्ट निकलेगा। और वो जो रिजल्ट निकलेगा उससे हमें कुछ, हम डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ, हमने ये जो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स की है, या फिर जो हमारे पैसे गए हैं, रुपीज़ वगैरह, या फिर जो हमारी ट्रांजेक्शन हुई है, मतलब ट्रांजेक्शन मतलब हमने सेल किया है या फिर परचेज किया, जो भी ट्रांजेक्शन्स की है, या फिर जो इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस के लिए जो इवेंट्स घटी है हमारी, मान लो इवेंट्स अगर वैसे बोले तो वो भी हो गया कि हमने डे टू डे ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए, मान लो हमने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिया, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस दिया या फिर कोई और चीज़ का एक्सपेंस दिया, तो वो सारे इवेंट्स हो गए हमारे, वो सारी ट्रांजेक्शन्स हो गए मनी फॉर्म में, ठीक है। तो वो जो सारी चीज़ें हमने की, उन सबको जब समराइज हुआ है वो सब, तो उससे हमारा एक रिजल्ट होना चाहिए। रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट या लॉस कुछ निकलेगा, या फिर हमारा कितने, मतलब बैलेंस कितना है हमारा, कैश का बैलेंस, एक्सेट्रा। मतलब हमारा कोई रिजल्ट निकलना चाहिए इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइज करने पर, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट्स को, या जो मनी है उसको रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज करने पर वो रिजल्ट आना चाहिए। और फाइनेंशियल करेक्टर, अब हम अकाउंटेंसी में क्वालिटी वाइज बात नहीं करते हैं, हम यहाँ पर नॉन मॉनेटरी एक्सपेक्ट्स की बात नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो भी बात होगी वो मनी में ही बात होगी, क्योंकि अकाउंट्स है, पैसों से रिलेट करता है, फाइनेंस से रिलेट करता है। और कोई भी चीज़ जो मनी से रिलेट नहीं कर रही होगी, मतलब उससे हमारे पास पैसे ना आ रहे होंगे ना जा रहे होंगे, ना ही हमारे पैसे पर कोई इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे अकाउंटेंसी में ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें ये डेफिनेशन याद करनी हो, तो इस डेफिनेशन में हमारे पास है, accountancy is the art of recording, classifying, summarizing.
in terms of money transaction events which are in part of at least a financial character and interpreting the results thereof. ओके, सो बेसिकली छोटी सी डेफिनेशन है बट अभी हम बिगनिंग कर रहे हैं और ये जो डेफिनेशन है ये अपने आप में अकाउंटेंसी को बहुत कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि अकाउंटेंसी क्या है, आगे जाके हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ये डेफिनेशन पूरा समरी है बेसिकली अकाउंटेंसी का। ओके, तो ये डेफिनेशन इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग। ओके, और अगर आप लोगों को नोट करना है तो मैं एक बार और बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर सकते हो। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in terms of money transactions events which are in part of at least of a financial character and interpreting the results thereof. ओके, आप लोग स्लो पे करके सुन लेना, मैं थोड़ा क्विकली ही बताया है। ओके, सो ये डेफिनेशन हो गई। तो आज के लिए आगे इतना करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे और बात कंटिन्यू करेंगे। तो आज बेसिकली हमने पढ़ा है कि अकाउंटेंसी क्या होता है, बेसिक चीज़, बिल्कुल बेसिक, कि अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है, आप अभी नए नए आए हैं अकाउंटेंसी फील्ड में, तो आप ये सुनकर आइडिया लगा सकते हैं कि अकाउंटेंसी क्या चीज़ है। ठीक है, ये बिल्कुल हमने सिर्फ टच किया है, बहुत नैनो सा, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से कैसे रहता है, क्या होता है। फिर हमने एक नॉर्मल सी अकाउंटेंसी की डेफिनेशन भी पढ़ ली आज की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतना इनफ है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है। और अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेरी हो या कोई सजेशन हो जो आप लोग मुझसे बताना चाहें तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मुझे बिल्कुल कोशिश करूँगी मैं कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। एंड बिकॉज आज ये फर्स्ट वीडियो है तो हाँ, थोड़ा सा बेकार की चीज़ें भी बीच में हुई होंगी, थोड़ा सा टाइम लॉस हुआ होगा, बट मैंने कोशिश की है कि रिलेवेंट ही रहे। और क्योंकि ये एकदम बिगनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और थोड़ा सा स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से है, कि अगर कोई स्टूडेंट है तो वो एग्ज़ाम में लिख भी सके, कि अगर मान लो वो जस्ट अभी क्लास 10 अपना कंप्लीट करके आया है या जो भी करके आया है और अब वो अकाउंटेंसी या कॉमर्स में एंटर किया है और अब उसके पास एक सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, तो वो इजीली समझ सके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी और पर्सपेक्टिव एज अ होल से भी। अगर वो एग्ज़ाम से नहीं भी समझना चाहता है तो भी वो समझ सके। और डेफिनेशन भी इसीलिए है क्योंकि डेफिनेशन पूरा समराइज कर रही है कि क्या चीज़ है बेसिकली अकाउंटेंसी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।